मुझे कल किसी भी हालत में तारा से बात करनी होगी। उसे बताना होगा कि उसकी शक्तियां कैसे जागृत होंगी। साथ में ये भी पूछना पड़ेगा कि पिछली 2 रात में वर्चस्विनी के साथ क्या क्या हुआ है। इतना कहकर शालिनी जल्दी जल्दी अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाने लग जाती है। जब वो अपने कमरे में पहुंचती है तो दंग रह जाती है। वो देखती है कि वहां पर डायना और उसकी बिल्ली लूसी नहीं थे। शालिनी शॉक्ड होते हुए कहती है, ये डायना और लूसी कहां पर चले गए? जब मैं गई थी तब तो दोनों बड़े आराम से बेड पर ही सो रहे थे। मेरे जाते ही कहां पर चली गई ये डायना? शालिनी अपने आसपास डायना को ढूंढने लग जाती है, पर वो उसे कमरे के अंदर नहीं मिलती है। शालिनी चिढ़ते हुए खुद से कहती है, अब ये डायना कहां पर चली गई? पहले ये वर्चस्विनी, अब डायना, पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ है। रात में कहां पर चले जाते हैं। अब इसे भी ढूंढने मुझे ही जाना पड़ेगा, वरना किसी मुसीबत में फंस गई तो एक और आफत सिर पर आन पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पर आफतें कुछ कम नहीं है। इतना कहकर शालिनी डायना को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। शालिनी कमरे की दहलीज के बाहर कदम रखने ही वाली थी कि तभी वो देखती है कि दरवाजे पर ही डायना की बिल्ली लूसी बैठी हुई थी, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही घूरे जा रही थी। शालिनी लूसी को देखते हुए कहती है, ये तो डायना की बिल्ली लूसी है। इसका मतलब जरूर डायना भी यहीं कहीं होगी। शालिनी ने डायना का नाम अपनी जुबान पर लिया ही था कि तभी वो देखती है कि लूसी के पीछे डायना आकर खड़ी हो जाती है। शालिनी तुरंत हड़बड़ाहट के साथ डायना से पूछती है, डायना तुम कहां पर गई थी? डायना हंसते हुए कहती है, तुम्हें ढूंढने के लिए शालिनी, और कहां पर जाऊंगी मैं इतनी रात को? शालिनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? मुझे ढूंढने के लिए? डायना शालिनी को समझाते हुए कहती है, हाँ, वो हुआ यूं ना कि मेरी लूसी को भूख लग गई थी, जिस कारण वो रोने लगी, और उसी के रोने की आवाज सुनकर ही मेरी नींद खुल गई। जब मैं उठी तो मैंने देखा तुम कमरे के अंदर नहीं थी, इसलिए नीचे चली गई। लूसी को बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा पहले इसे किचन से लाकर दूध पिला देती हूँ, बाद में तुम्हें ढूंढूंगी। दूध पीने के बाद लूसी वापस से तुम्हारे कमरे की तरफ आने लग गई, और जब मैं यहाँ पर पहुंची तो देखा तुम यहाँ पर वापस आ गई थी। शालिनी डायना को घूरते हुए कहती है, मैं तो नीचे से ही आ रही हूँ, पर तुम तो मुझे नीचे नहीं दिखी थी। डायना घबराते हुए कुछ हिम्मत के साथ कहती है, वो तो मैं नीचे ही थी, हो सकता है तुम्हारा ध्यान नहीं गया हो, तुम सीधे ऊपर आ गई हो, और वैसे भी मैं हर काम खामोशी के साथ जो करती हूँ, किसी को कानो कान कोई खबर तक नहीं होने देती हूँ। शालिनी डायना को घूरते हुए कहती है, खामोशी के साथ या फिर चालाकी के साथ? डायना खामोश रहती है। शालिनी कुछ और ना पूछ ले उससे पहले ही डायना शालिनी से पूछ बैठती है, वैसे तुम कहां पर गई थी शालिनी इतनी रात में? शालिनी चिढ़ते हुए कहती है, तुमसे मतलब? मैं आधी रात में कहीं भी जाऊं, मेरा मन? डायना बड़ी नरमी के साथ पूछती है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो शालिनी? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। शालिनी पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है, वो सीधे जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। शालिनी मन ही मन में सोचने लग जाती है, सुना था कुत्ते वफादार होते हैं, पर आज पता चल रहा है कि बिल्ली भी वफादार होती है। ये डायना वर्चस्विनी से कुछ कम चालाक नहीं है, मुझे उल्लू बना रही है। मैं अच्छे से जानती हूँ ये नीचे नहीं थी, ये कहाँ गई थी इसका पता मैं बाद में लगा लूंगी। बस पहले अभी ये वर्चस्विनी को देख लूं, पता तो करूं इसके मन में चल क्या रहा है। सुबह हो गई थी और इस तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर चार्ली और चैटर्जी दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। चैटर्जी बहुत थका हुआ लग रहा था, उसके हाथ की आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी, उसके शर्ट कुछ पसीने से भीगी हुई थी। चार्ली हमेशा की तरह आराम से अपनी पीठ कुर्सी पर टिकाकर बैठा हुआ था। चैटर्जी चार्ली से कहता है, चार्ली जी, ये सुदेश तो मुंह ही नहीं खोल रहा है। इतना टॉर्चर किया पर फिर भी वही बात दोहरा रहा है कि कमली का खून उसने नहीं किया। चार्ली अपनी पीठ कुर्सी से टिकाते हुए कहता है, हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। चैटर्जी पलट कर कहता है, पर चार्ली जी, जिस रात कमली का खून हुआ उस रात सुदेश कमली के साथ था। चार्ली जवाब देता है, अब साथ रहने से ये तो साबित नहीं होता ना कि खून सुदेश ने किया है। चैटर्जी, अब तुम ही बताओ। मैडम जी मेरे साथ माया नगरी गई थी, उस 7वीं पहाड़ी पर। भगवान न करे कभी ऐसा हो, पर तुम ही बताओ, अगर उन्हें गलती से कुछ हो जाता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि उन्हें मैंने मारा है, क्योंकि आखिरी बार मैं ही उनके साथ गया था। अब मैडम जी की गैर हाजिरी में कमांड तुम्हारे हाथों में है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बेगुनाह को सजा दो। चैटर्जी अपना पक्ष रखते हुए कहता है, पर चार्ली जी, कमली की लाश के पास से खून लगे नोट मिले थे, वही नोट जो सुदेश ने बैंक से निकलवाए थे। चार्ली शरारत भरे लहजे में कहता है, अब काम करेगा तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना उसे, वो वही नोट थे। वैसे एक बात बताओ तुम,
चटर्जी तुरंत कहता है, जी चार्ली जी पूछिए। चार्ली कहता है, जितना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ या मैंने देखा है कि तुम भगवान पर विश्वास करते हो, उन्हें मानते भी हो, रोज पूजा पाठ भी करके आते हो। उसी का ये टीका हमेशा तुम्हारे माथे पर लगा रहता है। चटर्जी मुंह बनाते हुए कहता है, चार्ली जी आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। चार्ली जवाब देता है, बताता हूँ सब बताता हूँ, रुको जरा। मैं ये कह रहा था कि एक वक्त आया था जब तुम यक्षिणी पर यकीन करने लग गए थे, मानने लग गए थे कि सारे मर्दों के शिकार यक्षिणी नहीं किए हैं। गांव वाले यक्षिणी की जो कहानी सुनाते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के शिकार वाली, उस बात को मानने लग गए थे या नहीं? मानने लग गए थे ना? चटर्जी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मानने लग गया था। चार्ली खुश होते हुए कहता है, मानने लग गए थे ना, तो वही बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें एकदम से लगने लग गया कि शिकार यक्षिणी ने नहीं बल्कि सुदेश ने किए। सिर्फ नोटों की गड्डी के मिलने से और उस रात सुदेश के कमली के साथ रहने से तुम उस पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। कुछ और ही बात है। बताओ चटर्जी क्या बात है? चटर्जी जवाब देता है, चार्ली जी मैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि गांव में जितने भी मर्दों के शिकार हुए वो यक्षिणी ने किए, पर मैं ये बात कभी नहीं मान सकता कि औरतों के शिकार भी यक्षिणी ने किए हैं। जितना मैंने यक्षिणी के बारे में जाना है और पढ़ा है, उस हिसाब से चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मान ही नहीं सकता कि यक्षिणी कभी औरतों के शिकार कर सकती है। वो एक देवी थी, वो तो बस अपने अभिशाप के कारण डायन बन गई बेचारी। जैसे ही चटर्जी ये बात बोलता है, चार्ली एकदम खामोश हो जाता है। ऐसा लग रहा था चटर्जी की बातें सुनकर उसके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा हो। चटर्जी चार्ली को टोकते हुए कहता है, क्या हुआ चार्ली जी, आप इतने चुप क्यों हो गए? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? चार्ली धीरे धीरे कुछ याद करते हुए कहता है, गलत नहीं चटर्जी, तुमने वो बोला है जो मैंने इससे पहले सिर्फ एक शख्स के मुंह से सुना था। दूसरी बार किसी के मुंह से सुन रहा हूँ कि यक्षिणी डायन नहीं बल्कि देवी है। बस अपने अभिशाप के कारण बेचारी डायन बन गई। दूसरी बार कोई उसका पक्ष ले रहा है। चटर्जी चार्ली को एकटक नजर से देखते हुए उससे पूछता है, इससे पहले आपने यही बात किसके मुंह से सुनी है चार्ली जी? चार्ली अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, सुना है नहीं, सुनी थी चटर्जी। चटर्जी धीरे से कहता है, मतलब वो शख्स अब मर गया है? कौन था वो शख्स चार्ली जी? चार्ली जवाब देता है, लेखक बाबू। चटर्जी कुछ याद करते हुए कहता है, लेखक बाबू? वही लेखक बाबू ना जो पहले ग्रेवयार्ड कोठी में रहते थे? क्या नाम था उनका? हाँ याद आया, अनुराग, जो कि युग के पिता हैं। चार्ली हामी भरते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। एक वही तो पूरे मेहंदी पथार के इकलौते लेखक बाबू थे। बड़े अच्छे, बड़े सज्जन इंसान थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उनसे नेक और ईमानदार इंसान पहले कभी नहीं देखा था, सच कहता हूँ। चटर्जी कहता है, चार्ली जी आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है बड़े करीब से जानते थे आप लेखक बाबू को। चार्ली ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अपनी पूरी जिंदगी में उनसे 2-3 बार ही मिला था, वो भी काम के सिलसिले में। चटर्जी कहता है, क्या बात है, फिर सिर्फ 2-3 मुलाकातों में ही आप लेखक बाबू को इतना जान गए? चार्ली कहता है, लेखकों का व्यक्तित्व होता ही ऐसा है चटर्जी कि 1-2 बार में मिलकर समझ में आ जाता है कि वो कैसा लेखक है। और तुम तो गांव के किसी भी बंदे से लेखक बाबू के बारे में पूछ लेना, जो मैंने बताया है वो भी यही बोलेगा। चार्ली एक लंबी आह भरते हुए कहता है, एक तरफ गांव वाले थे जो यक्षिणी की बुराई करते हुए थकते नहीं थे, तो दूसरी तरफ हमारे लेखक बाबू थे जो यक्षिणी की तारीफों के पुल बांधते थमते नहीं थे। जब देखो उसी के नाम का गुणगान गाया करते थे, उसकी बड़ाई करते थे, कहते थे यक्षिणी बुरी नहीं है, बस अभिशाप के कारण बुरी बन गई है। चटर्जी तुरंत चार्ली से पूछता है, लेखक बाबू ये बात किस तर्क या दावे के साथ कहते थे कि यक्षिणी बुरी नहीं है, बस बन गई है अपने अभिशाप के कारण? क्या लेखक बाबू को यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता था कि उसे क्या अभिशाप मिला था? चार्ली बेफिक्र होकर जवाब देता है, ये सब तो मुझे नहीं पता कि लेखक बाबू को क्या पता था क्या नहीं, पर मुझे इतना जरूर पता है कि लेखक बाबू यक्षिणी पर कोई सी किताब लिख रहे थे। हद से ज्यादा जुनून भी ठीक नहीं होता, वरना वही जुनून आपको आपकी मौत के करीब ले जाता है। बेचारे लेखक बाबू, बड़ी अभागी किस्मत थी उनकी। चटर्जी धीरे से पूछता है, अभागी किस्मत? पर कैसे? चार्ली कहता है, अब इसे अभागी किस्मत नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे चटर्जी, तुम ही बताओ। बेचारे यक्षिणी पर कहानी लिख रहे थे, उसके लिए अपनी नींद चैन सब छोड़ दिया था, यहाँ तक कि अपना परिवार भी। कहानी लिखने में इतना डूब गए कि अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाए और वो किसी के साथ फरार हो गई। यहाँ पत्नी भागी,
फिर कुछ महीनों बाद खुद यक्षिणी ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। चटर्जी पूछता है, पर यक्षिणी ने लेखक बाबू को मारा क्यों? चार्ली कहता है, चटर्जी यही गुत्थी तो आज तक सुलझ नहीं पाई कि आखिर यक्षिणी ने लेखक बाबू को क्यों मारा, और अगर मारना ही था तो बहुत पहले मार देती। आखिर 2-3 साल से लेखक बाबू उसी ग्रेवयार्ड कोठी में ही तो रह रहे थे। चटर्जी खामोश रहता है। चार्ली अपना दिमाग दौड़ाते हुए चटर्जी से कहता है, वैसे चटर्जी एक बात बताओ, तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि चित्रा किसी के साथ भाग गई थी? कल सुदेश को जब पकड़ने गए थे तो तुमने वहां पर कहा था कि रास्ते में मैंने तुम्हें ये बात बताई, पर मैंने तो तुम्हें ये बात नहीं बताई। उस वक्त मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि फिर मामला बिगड़ जाता। चटर्जी कुर्सी पर से उठते हुए कहता है, वो क्या है ना चार्ली जी, जब मैं किसी केस को अपने हाथ में लेता हूँ ना तो उसकी तह तक जाता हूँ, उसकी गहराई में उतर जाता हूँ, उसमें जितने भी लोग इंक्लूड होते हैं सबके बारे में पता करता हूँ। तो बस मैं गांव में सुदेश और उसके परिवार वालों के बारे में पता कर ही रहा था, उसी दरमियान मुझे लेखक बाबू और चित्रा के बारे में भी पता चला, पर एक बात समझ नहीं आई। चार्ली तुरंत पूछता है, कैसी बात? चटर्जी जवाब देता है, यही कि चित्रा किस आदमी के साथ भागी थी। चार्ली हंसते हुए कहता है, अपने प्रेमी के साथ, और किसके साथ भागेगी? चटर्जी कुछ चिढ़ते हुए कहता है, वो तो मुझे भी पता है चार्ली जी, पर प्रेमी कोई इंसान तो होगा ना, कुछ नाम वाम होगा कि नहीं उसका? चार्ली अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, हाँ होगा ना। चटर्जी कहता है, तो फिर आप लोगों ने कभी पता क्यों नहीं किया कि चित्रा किसके साथ भागी थी? चार्ली जवाब देता है, पता तो तब करते ना जब कोई रिपोर्ट लिखवाता। किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई और हमने भी कोई एक्शन नहीं लिया। चटर्जी कहता है, चार्ली जी कोई रिपोर्ट लिखवाए या नहीं, पुलिस होने के कारण हमारा फर्ज बनता है लोगों की रक्षा करना। चटर्जी कुछ सोचते हुए कहता है, क्या लेखक बाबू ने भी चित्रा के गुमशुदा होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी? चार्ली जवाब देता है, उन्हें अपनी कहानी लिखने से फुर्सत मिले तो रिपोर्ट लिखवाते ना। 1-2 दिन तक गम में डूबे रहे और फिर कहानियों में डूब गए थे। वो मैं मिला था उनसे उस वक्त। पर तुम एक बात बताओ चटर्जी, ये तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? इन बातों को तो काफी वक्त हो गया है, इन बातों का अब क्या मतलब? चटर्जी जवाब देता है, मतलब है चार्ली जी, हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे क्योंकि कहानियों का अंत वहीं पर होता है जहां से उसकी शुरुआत होती है। अगर हमें ये यक्षिणी की कहानी खत्म करनी है तो उसके हर एक राज के बारे में पता लगाना होगा। चार्ली खामोश रहता है क्योंकि उसे चटर्जी की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। चटर्जी कहता है, चार्ली जी आप एक काम कीजिए, पता लगाइए कि ये चित्रा किसके साथ भागी थी। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, पर ये तो बहुत पुराना केस है, हमारे पास कोई सुराग तक नहीं है, हम कैसे चित्रा और उसके आशिक के बारे में पता लगाएंगे चटर्जी? चटर्जी जवाब देता है, चार्ली जी अब सब कुछ मैं बता दूंगा तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तो तोड़ने आए नहीं है ना, काम ही करने आए हैं ना? चार्ली परेशान होते हुए कहता है, पर यह बहुत मुश्किल है चटर्जी। चटर्जी कहता है, मुश्किल है चार्ली जी, पर नामुमकिन तो नहीं है ना? जो मैंने बोला है वो आप कीजिए, जब तक मैं ये पता लगाता हूँ कि आखिर वो कौन है जो औरतों के शिकार कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है यक्षिणी कभी औरतों के शिकार नहीं कर सकती। कोई और ही है जो यक्षिणी के नाम पर औरतों के शिकार करके अपने अंदर की हवस को मिटा रहा है। मुझे अब बस उसी हवस के पुजारी को ढूंढना है। सदियों से है